रात के वक्त आरती सास के कमरे में बैठकर उसके पैर दबा रही होती है। माँ जी, कल देवर जी शहर से आ रहे हैं मेरी देवरानी लेकर। देवरानी शहर की हो या गांव की, बहुत आराम मिलता है जेठानियों को। हाँ बहू, पर संभल कर कहीं तेरा सपना ना टूट जाए, क्योंकि तेरी देवरानी शहरी मॉडर्न है। आरती बेसब्री से अपनी देवरानी और देवर के आने का इंतजार करती है और अगले दिन जैसे ही निकिता और अमित घर आते हैं, निकिता को सूट सलवार हाथों में चूड़ी देख आशा आरती से बोलती है। बड़ी बहू तो सही कहती थी, देवरानी शहर की हो या गांव की, देवरानी ही देवरानी होती है। मेरी छोटी बहू भी तेरी तरह जिम्मेदार लग रही है। कुछ ही देर में आरती अपने देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है और सब हॉल में बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और आशा निकिता से बोलती है। बहू, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई और ससुराल में पहला दिन है, तो उस हिसाब से कल तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई जरूरी है क्या? दरअसल मैं बहुत थक गई हूँ, अगर 1-2 दिन बाद हो जाती पहली रसोई तो अच्छा रहता। हाँ बहू, कोई बात नहीं, इतना लंबा सफर तय करके आई हो, तुम्हारी पहली रसोई 2 दिन बाद हो जाएगी। निकिता को देख पूरा परिवार काफी खुश होता है और फिर निकिता अमित के साथ अपने कमरे में आराम करने जाती है और अगली सुबह पूरा परिवार हमेशा की तरह जल्दी उठता है और आरती घर में सबसे पहले उठकर घर में झाड़ू लगाती है और नहाकर पूजा करती है। आंगन में तुलसी में जल डालती है। तभी निकिता की आंख खुलती है और वो बालकनी पर आती है और आरती को नहाकर तुलसी की पूजा करता देखती है। साथ ही आशा आंगन को मिट्टी से लीप रही होती है और जेठ ससुर भी खेत जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सब इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी उठना तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं फ्रेश होकर थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। वैसे पापा जी, जेठ जी, मैं तो कहती हूँ आप दोनों भी ऊपर आ जाइए। निकिता की बात सुन साइकिल की चेन ठीक कर रहा विनोद कहता है। नहीं बहू, हमें ये वर्कआउट समझ नहीं आता, हम खेत जा रहे हैं, तुम ही करो। इतना बोल विनोद और सूरज खेत जाने की तैयारी करते हैं तो वहीं पूजा करके आरती रसोई में खाना बनाने जाती है। कुछ देर में आशा और आरती को तेज गाने बजाने की आवाज आती है और दोनों सास बहू ऊपर जाती हैं, जहां वो देखते हैं कि बालकनी पर खड़ी होकर जिम वाले कपड़े पहने हुए निकिता अमित के साथ वर्कआउट कर रही है। अच्छा हुआ माँ जी, जेठानी जी, जो आप दोनों भी आ गई। चलो आप दोनों भी वर्कआउट शुरू कर दो। नहीं नहीं, मैं ऐसे कपड़े पहन के इतना कूद फान नहीं कर सकती, तुम ही करो। इतना बोलकर आरती अपनी सास के साथ नीचे जाती है और नाश्ता बनाती है। इतने में ससुर और जेठ भी खेत का दौरा करके आ जाते हैं और सब खाना खाते हैं। तभी उनकी आंखों के सामने अमित और निकिता मॉर्निंग वॉक पर निकलने लगते हैं। अरे इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जाने लगे? नाश्ता तो कर लो। माँ, शहर में यही रूटीन है, सुबह 6 बजे उठो, वर्कआउट करो, मॉर्निंग वॉक पर जाओ, उसके बाद हल्का नाश्ता करो। हम सभी 10 मिनट में आते हैं। इतना बोलकर अमित और निकिता मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में जब घर आते हैं और नाश्ते के लिए बैठते हैं, नाश्ते में घी में लिपटा पराठा और दूध देख निकिता बोलती है। मैं तो डाइट कर रही हूँ और मॉर्निंग में इतना घी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी हम तो शहर में मॉर्निंग टाइम पर हल्का ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे सैंडविच या सलाद। खैर, कल तो मेरी पहली रसोई है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं और मॉर्निंग में हमें क्या खाना चाहिए। और मैंने तो सोच लिया है, रसोई की जिम्मेदारी मेरी है। इतना बोलकर निकिता और रवि रसोई में जाते हैं और खीरा टमाटर काट कर सैंडविच बनाकर खा लेते हैं। ये सब देख आशा और निकिता हैरान रह जाते हैं। माँ जी, आपने सही कहा था, शहरी लोग बड़े ही मॉडर्न होते हैं। मैंने तो अब तक सुना था कि सुबह का नाश्ता पेट भर के करना चाहिए, पर ये मॉडर्न पता नहीं क्या बोलकर चली गई। पता नहीं कल क्या होगा इसकी पहली रसोई में। आशा और आरती परेशान हो जाते हैं। अगले दिन निकिता की पहली रसोई होती है, जहां आरती सुबह उठकर नहाती है और पूजा करके तुलसी में पानी चढ़ाती है। पर आज वो खाना न बना मेरे तबेले की सफाई करती है और कहती है, चलो अच्छा है, आज देवरानी खाना बनाएगी, आज मेरी छुट्टी खाना बनाने की। आरती तबेले की सफाई करके किचन में जाती है, पर जब निकिता को नहीं देखती तो वो उसके कमरे में जाती है, जहां अभी अभी निकिता उठी थी और फेस मसाज कर रही थी। निकिता, तुम अब सोकर उठी हो, अब तुम अपनी पहली रसोई कब करोगी? पापा जी को और सूरज जी को खेत जाने के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता बनाने में कितना टाइम लगता है? बस 10 मिनट। मैं पहले वर्कआउट कर लूं, मॉर्निंग वॉक से होकर आ जाऊं, फिर पहली रसोई करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी निकिता पहले वर्कआउट और अमित के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती है। 1 घंटे की वॉक के बाद वो घर आती है, नहाती है और फेस पैक लगाकर बैठ जाती है। वहीं सब भूखे लिविंग हॉल में बैठे चाय से गुजारा कर रहे थे। फेस पैक फिर मेकअप करने के बाद वो किचन में जाती है और सभी के लिए कुछ सलाद काटती है, कुछ हरी सब्जियों को बॉईल करके सैंडविच के साथ खाने को देती है। तो कैसी लगी मेरी पहली रसोई? तुम्हारी पहली रसोई का तो खाना ही नजर नहीं आ रहा, फिर कैसे बताएं? भैया, ये सलाद, सैंडविच और उबली हुई सब्जियां हैं तो मॉर्निंग टाइम में, जितनी हेल्दी खाना खाओगे उतने फिट दिखोगे।
क्योंकि आज निकिता की पहली रसोई होती है और ससुर जेठ को लेट भी हो जाता है, तो इसीलिए बिना कुछ बोले सूरज और विनोद वही खाना आधा पेट खाकर चले जाते हैं। और दोपहर को उनका पेट भर सके इसलिए आरती खाना बनाती है और आशा अपने पति और बेटे का खाना लेकर खेत पर जाती है। ये खाना बड़ी बहू ने तो बनाया है, क्योंकि सुबह का खाना तो मेरे दांतों में ही रह गया। अरे हमारा बेटा शहरी मॉडर्न बहू लेकर आया, वो क्या ही जिम्मेदारी उठाएगी। कुछ देर में आशा अपने पति और बेटे को खाना खिलाकर घर आती है, तो वहीं पूरा दिन निकिता लैपटॉप चलाने और आराम करने में निकाल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुबह के खाने की जिम्मेदारी निकिता अपने सिर ले लेती है, जिस वजह से पूरा परिवार कई बार भूखा रह जाता है, तो कई बार विनोद और सूरज खेत जाने के लिए लेट हो जाते हैं। माँ, हमें लेट हो रहा है, पता नहीं कब तुम्हारी छोटी बहू उठकर हमारे लिए उबला खाना बनाएगी, तुम दोपहर को ही खाना ले आना। अपने पति को भूखा जाता देख आरती अपनी देवरानी के कमरे में जाकर उससे कहती है, निकिता, मेरे पति और ससुर जी खेत पर पूरा दिन काम करते हैं, इसलिए उन्हें सुबह का खाना भरपेट चाहिए होता है। तुम रसोई रहने दो, मैं संभाल लूंगी। इस तरह आरती निकिता को रसोई के काम करने से मना कर देती है। अब अकेली आरती सुबह उठकर घर की सफाई करती, पूजा करती, नाश्ता बनाकर सबको टाइम पर देती, बाहर जाकर अपनी गाय भैंस का दूध निकालती, गोबर उठाती, उपले बनाती और दोपहर को आकर फिर से दोपहर का खाना बनाती है। शाम को बाहर लकड़ियां लेने जाती। अपनी जेठानी को पूरे दिन काम करता देख निकिता को बड़ी हैरानी होती है, पर वो अपनी स्किन पर ध्यान देती है। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह जहां आरती खाना बनाकर भूसा और घास लेने जाती है, वहीं आंगन में देवर देवरानी चेहरे पर फेस पैक लगाकर कुर्सी पर बैठे होते हैं। अरे ये क्या चेहरे की हालत बना रखी है तुम दोनों ने। माँ, ये हमारी चमकती स्किन और जवानी का राज है। पापा भैया, अगर आप फेस पैक लगाते हैं, जूस पीते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। हाँ, तभी शहरी लोग इतने सुंदर दिखते हो, मुझे भी ये लगाना है। ससुराल की जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही, घर के मर्दों को और बिगाड़ रही है। सूरज और विनोद भी निकिता के रंग में रंगने लगते हैं और वो भी निकिता के साथ बैठकर अपने चेहरे पर फेस पैक लगाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। और ये सब देख आशा और आरती को जलन होने लगती है। और आज जब विनोद मॉर्निंग वॉक से आ रहा होता है तो इस बुढ़ापे में मॉर्निंग वॉक करके कहीं ऐसा ना हो भागते भागते किसी दिन सांसें ऊपर ही रह जाएं, फिर काम नहीं आएगा बुढ़ापे में सुंदरता। अरे आशा, मेरी खूबसूरती बढ़ रही है तो तुम जल रही हो क्यों? मैं तो कहता हूँ अपनी शहरी बहू से कुछ सीखो। इतना बोल विनोद घर में चला जाता है और नाश्ता करके खेत जाता है। तो वहीं निकिता जब आरती को देखती है तो उसे काम करती ही नजर आती है। ऐसे ही सुबह को जब आरती तबेले में उपले बना रही होती है तो वॉक पर जा रही निकिता कहती है, जेठानी जी, आप थकती नहीं है क्या? जब देखो तब काम करती रहती है। आपके चेहरे पर कितनी टैनिंग हो गई है। मैं तो 10 किलो का आटा नहीं उठा पाती और आप सर पर इतना बोझा उठा कर ले आती हैं। इंसान को स्किन के साथ साथ शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर काम नहीं करोगी तो शरीर में जंग लग जाएगी। शरीर तभी तंदुरुस्त रहता है जब इंसान आलस छोड़कर पूरे दिन काम करता रहे। तुम बस सुबह एक्सरसाइज करती हो और पूरे दिन काम नहीं करती, तभी तो दर्द रहता है तुम्हें। अगर ऐसा है तो मुझे भी आपके साथ काम करना है और ससुराल की जिम्मेदारी उठानी है। निकिता अपनी जेठानी की तरह हर समय एक्टिव रहना चाहती थी, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठती है, एक्सरसाइज करती है, मॉर्निंग वॉक करती है, उसके बाद रसोई में आरती के काम में मदद करवाती है, शाम को तबेले में जाती है और इस तरह धीरे धीरे अपनी जेठानी की चीजों को वो अपनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब आशा और विनोद बाहर जा रहे होते हैं तो उसकी पड़ोसन एक आशा से कहती है, आशा बहन, क्या खिला रही है विनोद भैया को? वो तो दिन पर दिन जवान हो रहे और तुम बूढ़ी। अरे ये सब तो मेरी शहरी बहू का कमाल है। शहरी बहू तुम्हें रोटी खाने नहीं देती, हर वक्त उबली सब्जियां खिलाती है। शहरी बहू ही तुम्हें सुबह सुबह भगवाती है। अगर इस बुढ़ापे में कोई दिक्कत आ गई ना तो तुम्हारा चमकता चेहरा काम नहीं आएगा। चिढ़ती हुई आशा वहां से घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद अपना शुगर और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाता है और रिपोर्ट नॉर्मल देख वो काफी खुश होता है। बहू, तुमने जो मुझे डाइट बताई थी वो सच में काम कर गई। डॉक्टर का कहना है मेरा शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों नॉर्मल है। वो सब तो ठीक है पापा जी, मेरे अंदर भी थोड़ी सी कमजोरी थी, पर दीदी के साथ काम करके अब मैं भी उनकी तरह 20 किलो गेहूं का कट्टा उठा सकती हूँ। निकिता, मुझे लगा तुम्हारी दिनचर्या बेकार है, पर पापा के चेहरे की खुशी और चमक बता रही है कि तुमने कैसे खुद को मेंटेन रखा है। भले ही हमारी नजर में तुमने अपने ससुराल की जिम्मेदारी नहीं उठाई, पर तुमने शहरी तरीके से बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाई है। अब मुझे भी बताओ ना, मुझे भी तुम्हारी तरह स्लिम होना है और चेहरे की झुर्रियां हटानी है ताकि मेरा भी चेहरा चमके।
और बहू, मेरे भी चेहरे पर वो मास्क लगा जो तू अपने ससुर और जेठ को लगाती है। अब पड़ोसी मुझे बूढ़ा और तेरे ससुर जी को जवान बोलते हैं। आशा की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है और इस तरह गांव की बहू अपनी शहरी देवरानी के तौर तरीके सीखती है, तो वहीं शहरी मॉडर्न बहू अपनी जेठानी की और दोनों बहू मिलकर घर की जिम्मेदारी को संभालते हैं। गरीब बहू का प्लास्टिक की बोतलों की रसोई। ठीक है बहन, जितना आपसे हो सके उतना बनवाकर आप कल सुबह भिजवा दीजिए। राम राम जी। यहाँ पर अभी कुछ घर और हैं, चलिए वहाँ पर भी चलकर लोगों को बता देते हैं। सत्संग करने वाले जितेंद्र सुनीता मोहल्ले के सभी घरों में जाकर उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना बनवाकर सत्संग में आए लोगों के लिए भेजने के लिए कहते हैं। सभी को बोलने के बाद आखिर में सुनीता और जितेंद्र उसी मोहल्ले में रह रही अनामिका के घर जाते हैं। अरे आप लोग आइए आइए, कैसे आना हुआ? हम तो तुम्हें ये कहने के लिए आए थे कि मोहल्ले में कल एक सत्संग होने वाला है, जिसमें सभी मोहल्ले के लोग अपने अपने घर से थोड़ा बहुत खाने का बनाकर ला रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं भी कुछ बना कर ले आऊंगी। वैसे मैं हलवा काफी बढ़िया बनाती हूँ, आप लोग कहें तो मैं हलवा बना लूं? नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ बनाकर लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? जब मोहल्ले के सारे लोग बनाकर ला रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं बनाकर ला सकते? जिन लोगों के घर में ढंग की रसोई नहीं है वो लोग क्या ही खाना बनाएंगे। चूल्हा तो छोड़ो, आप लोगों के घर में तो मसाले और राशन रखने के लिए डिब्बे तक नहीं है। सारे मसाले यूं ही बिखरे पड़े हैं और बर्तन के नाम पर 4 बर्तन हैं आपकी रसोई में, वो भी इतने काले और पुराने। ऐसी रसोई की खाना खाने से अच्छा है कि हम लोग बाहर से ही मंगवा ले। और नहीं तो क्या, अगर पैसे हो पाए ना तो सबसे पहले अपना रसोई बनवा लेना और ढंग का सामान ले आना। सुनीता जितेंद्र अनामिका की रसोई को देखकर उसे काफी कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है। अगर हमारे घर में रसोई नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सत्संग में खाना बनाकर नहीं दे सकते। इन लोगों के कहने का क्या मतलब था कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं जो गंदगी में रहते हैं? बहू उदास मत हो, आजकल जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने सामने गरीब को कुछ नहीं समझते हैं। अनामिका और उसके परिवार के पास रहने के लिए छत तो थी, लेकिन घर में कोई सुख सुविधा का सामान नहीं था। यहाँ तक कि रसोई के नाम पर अनामिका के घर पर एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा ही बना था। गरीबी इतनी थी कि मिर्च मसाले और राशन रखने के लिए अनामिका की रसोई में कोई सामान नहीं था। यहाँ तक कि बर्तन के नाम पर भी सिर्फ गिनती के 4 बर्तन ही थे। इस कढ़ाई का तला तो काफी ज्यादा पतला हो चुका है, अगर आज इसमें सब्जी बनाई तो पूरी की पूरी सब्जी जल ही जाएगी। तो सही कह रही है, और इस कढ़ाई के अलावा कोई और बर्तन भी नहीं है जिसमें हम खाना बना सके। तवे पर तो सब्जी बना नहीं सकती। एक काम कर, तू पड़ोस वाली अर्चना से उसकी कढ़ाई मांग कर लिया। माँ जी, हफ्ते में 4 दिन तो हम उसकी कढ़ाई में खाना बनाते हैं, बार बार मांगने में शर्म भी आती है, कहीं कभी वो हमारी बेइज्जती ना कर दे। मुश्किल वक्त में पड़ोसी ही तो साथ देते हैं बहू। अनामिका अर्चना के घर जाती है और उससे कढ़ाई मांगने लगती है। अनामिका, कब तक मुझसे यूं ही कढ़ाई मांगती रहोगी? और मुझे भी खाना बनाना होता है, क्या तुम एक नई कढ़ाई नहीं ला सकती? अर्चना, उनकी तनख्वाह नहीं आई है और घर के हालात भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, मैं जल्दी कढ़ाई ले लूंगी। पिछले 1 महीने से तो तुम यही कह रही हो, ये लो और जल्दी नई कढ़ाई ले लो। अनामिका जैसे ही कढ़ाई लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि 2 चूहे अनामिका की रसोई के पास रखे राशन की पन्नियों में मुंह डाल रहे हैं। ये देख अनामिका उन्हें भगाने लगती है। अरे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये चूहे दोबारा से राशन में मुंह डालने लग गए। माँ, हम क्या करें, चूहे बार बार आ जाते हैं। अब राशन खुला रहेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? बिना रसोई और उसके सामान के अनामिका को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे आप ये पानी की कैन और ये बोतल वगैरह क्यों लेकर आए हैं? तुमने तो कहा था कि अगले 2 दिन मोहल्ले में पानी नहीं आएगा, इसलिए सुबह जब पानी आए तो इनके अंदर भी पानी भर के रख लेना। 2 दिन के लिए इतना पानी काफी होगा हमारे लिए। अनामिका प्लास्टिक के पानी के कैन और बोतल को घर के कोने में रख देती है और अब सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से अचानक घर के अंदर पानी आने लगता है। अरे ये घर के अंदर बाहर से पानी कैसे आ रहा है? बच्चों, जरा बाहर जाकर देखना। दोनों बच्चे जल्दी से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि घर के पास बनी पाइपलाइन टूट रही है, जिसके चलते सारा पानी लोगों के घरों में आ रहा है। अब क्या करें, सारा राशन और मसाले तो भीग जाएंगे, घर में कोई जगह भी नहीं है जहाँ ये सब रख सके। हे भगवान, क्यों तू हम गरीब परिवार पर इतने कष्ट ढाई जा रहा है? क्या बिगाड़ा है हम गरीबों ने तेरा? पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी अनामिका की नजर घर के कोने में रखे बड़े बड़े कैन और प्लास्टिक की बोतल पर जाती है, जिसे देख अनामिका अब जल्दी से उन्हें लेकर आती है और उनके अंदर सारे मिर्च मसाले और राशन डाल देती है, जिससे सारा खाना भीगने से बच जाता है।
सुबह होने के साथ साथ अब सारा पानी भी वापस जाने लगता है और अनामिका सारा घर सुखा देती है। अनामिका, ये तो तुमने काफी बढ़िया काम किया, सारा राशन भीगने से बचा लिया, वरना कितना नुकसान हो जाता। और अभी तो जेब में पैसे भी नहीं थे दोबारा से राशन लाने के। अच्छा, मैं कह रही थी अगर आपकी फैक्ट्री में ऐसे प्लास्टिक की बोतल और कैन और हैं तो आप लेकर आ सकते हैं क्या? हमारी फैक्ट्री तो में यही बनते हैं जो थोड़े खराब हो जाते हैं या कहीं से उनकी शेप बिगड़ जाती है तो वो फेंकने में ही आते हैं। तुम कहो तो मैं उन्हें ले आऊंगा, लेकिन तुम उनका करोगी क्या? आप लेकर तो आइए। 1-2 दिन में अनुराग अनामिका के लिए ढेर सारे कैन और प्लास्टिक की बोतल लेकर आता है, जिन्हें अनामिका अच्छे से धोने लगती है। अरे बहू, तू इन बड़ी छोटी प्लास्टिक की बोतल को धो क्यों रही है? पानी भर के रखेगी क्या इसमें? नहीं माँ जी, आप बस देखती जाइए मैं क्या करती हूँ। इन सबको धोने के बाद अनामिका उन्हें अच्छे से सुखा लेती है और अब छोटी प्लास्टिक की बोतल के अंदर सारे तेल मसाले डालकर रख देती है, तो वहीं बड़े कैन में आटा चावल भरकर रख देती है। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो कोई भी चूहा हमारे राशन को नहीं खाएगा। हाँ बहू, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। चल, कुछ तो जुगाड़ हुआ है ना माँ जी। अब कम से कम राशन खराब होने से तो बचेगा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनामिका दूध लेकर घर लौट रही होती है कि तभी बाजार में उसे कुछ बर्तन वाले दिखते हैं जो प्लास्टिक के बर्तन महंगे दामों में बेच रहे थे। ये देख अनामिका, ये एक प्लास्टिक की प्लेट 60 रुपए की है। अरे इसे बनाने में कितनी ही लागत लगती होगी? प्लास्टिक को पिघलानी ही तो है और थोड़ा उसमें रंग मिलाना है। लो, बन गए प्लास्टिक के बर्तन। वैसे प्लास्टिक के बर्तन तो मैं भी बना सकती हूँ। अब खाना बनाने के लिए 2-3-4 बर्तन हैं, लेकिन खाना खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अनामिका अब अपने पति से और ढेर सारे प्लास्टिक की बोतल मंगवाती है, जिन्हें पिघलाकर वो उसमें अच्छे से रंग मिला लेती है और अब घर में रखे कुछ पुराने बर्तनों के सांचों की मदद से सबके लिए छोटी छोटी प्लेट, कटोरी और गिलास बनाती है। माँ, अच्छा हुआ आपने मेरे लिए अलग से नई प्लेट बना दी, वरना ये सूरज का बच्चा तो हमेशा मेरे हिस्से का भी खाना खा लेता था। नहीं माँ, ये झूठ कह रही है। बच्चों, लड़ाई बंद करो। और अब सबके पास अपनी खुद की प्लेट है। अब हम सबको एक दूसरे के खाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अनामिका ने उन प्लास्टिक की बोतल से अपना थोड़ा बहुत तो रसोई का सामान बना ही लिया था। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अनामिका के घर के बाहर से एक कबाड़ी वाला गुजर रहा होता है, जिसके कबाड़ में गैस वाला चूल्हा रखा हुआ था। ये देखकर अनामिका उसे रोकती है। ये चूल्हा तो ज्यादा पुराना भी नहीं लग रहा है। उस मिट्टी के चूल्हे से काफी ज्यादा धुआं होता है और समय भी काफी लगता है। अगर ये चूल्हा घर में हुआ तो जरा धुआं भी नहीं उठेगा और खाना भी आसानी से बन जाएगा। उसे कबाड़ी वाले से वो चूल्हा लेकर सीधा घर में जाती है, जिसे देख लक्ष्मी, अरे बहू, ये गैस वाला चूल्हा है, इसके लिए गैस लगती है और हमारे पास कहाँ गैस सिलेंडर है। जानती हूँ माँ जी, लेकिन आप फिक्र मत करिए। जिस तरह मैंने प्लास्टिक की बोतल से रसोई का बाकी सामान बनाया, ठीक उसी तरह से सिलेंडर भी बना लूंगी। अनामिका प्लास्टिक की धो लेती है और उसे अच्छे से अंदर बाहर से पेंट कर देती है। साथ ही उसमें एक रेगुलेटर लगाकर उसमें गैस भी भरवा लेती है और अब उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर पाइप डाल उसे चूल्हे से जोड़ देती है और अब बिना किसी परेशानी के चूल्हा आराम से जलने लगता है। तो वहीं घर में रखी और छोटी मोटी प्लास्टिक की बोतल को पेंट कर अनामिका उनसे बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने और घर में सजावट के लिए सामान बनाती है। अरे वाह माँ, आपने तो काफी कुछ बना लिया है। माँ, ये ट्रेन तो मैं ही रखूंगी। आप इन सभी सामानों को बाहर बाजार में जाकर बेचना, फिर देखना आप कितने पैसे कमाती हो। अनामिका ऐसा ही करती है और उन सामानों को बाहर ले जाकर बेचती है। अनामिका के साथ उसका पति भी होता है कि तभी इस बाजार में अनुराग का सेठ धनराज आता है। जब वो ये सब करते हुए अनामिका और अनुराग को देखता है, अच्छा, तो अब मैं समझा कि तुम क्यों फैक्ट्री से बार बार उन प्लास्टिक के बोतल को घर ले जाते हो। फैक्ट्री के काम के बाद तुम ये काम करते हो। मालिक जी, वो प्लास्टिक की बोतल खराब होती है और काफी पुरानी भी, इसलिए मैं उन्हें लेकर आता हूँ और 4 पैसे कमा लेता हूँ। उनका फैक्ट्री में कोई काम नहीं होता। अगर आप कहो तो मैं कभी दोबारा उन्हें लेकर नहीं आऊंगा। अरे नहीं नहीं अनुराग, ऐसा नहीं है। तुम तो काफी अच्छा काम करते हो। मेरी प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसमें मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, लेकिन जानता हूँ इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। लेकिन अगर हम इसी तरह प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करें तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा। क्या तुम लोग मेरे ये काम कर सकते हो? हम बड़े पैमाने पर बेकार प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके उनसे तरह तरह की चीज बना सकते हैं।
अनुराग और अनामिका के इस काम के लिए धनराज को वो हाँ कर देते हैं और अब वो धनराज के साथ मिलकर इस काम को बड़े पैमाने पर करते हैं, जिससे पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है और उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक ठीक हो जाती है।